मैं सारिका आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। साथ ही साथ हम देखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। आप सब जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो पूरे देश के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, यानी जो प्रथम पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो यानी जो भारत की कार्यपालिका है उसके प्रमुख भी कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 53 में जैसा कि कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका के जो प्रमुख होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। तो इसीलिए जब वो प्रमुख हैं तो उनको कुछ अधिकार और कुछ शक्तियां दी गई हैं जिसके आधार पर वो अपना कार्य पूरा करते हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। पहला हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कुछ कार्यपालिका शक्ति हैं, उनके पास कुछ विधायी शक्तियां हैं, कुछ उनके पास वित्तीय शक्तियां हैं, कुछ राजनयिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, वीटो पावर का प्रयोग वो किस कंडीशन में करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। साथ ही साथ उनके पास इसके अलावा अपनी विवेकाधीन शक्तियां भी हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो पहली शक्ति देख लेते हैं, वो है कार्यपालिका शक्ति। इसके अंतर्गत आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट में क्या होता है, क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, जब हर पॉइंट में क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपको बिल्कुल सही से वो चीजें देखते हुए चलना है। और जितने भी यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं वो अपने आप में एक टॉपिक है, तो हम उनको डिस्कस बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो ये शक्तियां हैं इनके अंतर्गत राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो इनकी पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे आर्टिकल 75(1) में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं भारत के, वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। किसको नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 75(1) में कहा गया है। आर्टिकल 75(2) में कहा है कि जो मंत्री हैं, जो पहले किसने सिलेक्ट करे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने, तो जो मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, 75(2) में ये कहा गया है। 75(3) में है कि जो मंत्री परिषद होती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, वो पूरी की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है लोअर हाउस के प्रति यानी लोकसभा के प्रति। वो जवाबदेह किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति। वहीं से वो चुनकर आए हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति बनती है, लोकसभा के प्रति। तो वो उत्तरदायी भी किसके लिए है, लोकसभा के प्रति। तो जब क्वेश्चन आए, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन आए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे, 75(1) देंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी सिंपल पूछा जाता है, उसमें आर्टिकल डिवाइड नहीं किए रहते हैं, सिंपल पूछ लेते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत। तो आर्टिकल 75 भी आया होगा तो आप उसे ही टिक करेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन में आर्टिकल 75(1) ना आया हो तो। ठीक है, तो ये क्या है इनकी, जब ये कार्यपालिका को जो मंत्री परिषद है और प्रधानमंत्री है इनको ये नियुक्त कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं, उनमें भी राष्ट्रपति उनको भी नियुक्त करते हैं, जैसे कैग है।
ठीक है, कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिनका उल्लेख है आर्टिकल 148 में। तो इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनको भी 5 साल के लिए नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और महान्यायवादी का जो वर्णन है संविधान में वो आर्टिकल 76 में है। इसके बाद अगर आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको भी नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, और अन्य जो आयुक्त हैं इनको भी नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, ठीक है, जो वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत, इसके जो अध्यक्ष हैं और इनके जो सदस्य मेंबर हैं इनको भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप साथ ही साथ लिखते भी चलेंगे इन्हें। ठीक है, साथ ही राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे राज्यों और केंद्र के बीच या राज्यों के बीच सामंजस्य के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। यानी संविधान के जो बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं उनकी सबकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति में देख लीजिए कि जो SC, ST और OBC आयोग हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, इनके प्रशासकों को भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, कुछ क्षेत्र होते हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रमुख जो राष्ट्रपति हैं उनकी प्रमुख कार्यपालिका शक्ति हैं। ठीक है, इन शक्ति के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसमें सलाह किसकी ली जाती है? मंत्रिमंडल की सलाह ली जाती है, उनके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। एक बार हम फिर देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करते हैं, उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। जो महान्यायवादी हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को नियुक्त करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो अंतरराज्यीय परिषद है उसका गठन करते हैं, और यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं और SC, ST, OBC आयोग है उनका जो गठन है वो भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में उनको और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसके अंतर्गत? अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इन पदाधिकारियों को नियुक्त किया। अगर आप देखें तो इनमें से जो अधिकतर हैं वो राष्ट्रपति को ही अपना क्या देते हैं? त्याग पत्र देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। साथ ही साथ क्वेश्चन आता है कि ये त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र भी किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा कार्यपालिका शक्तियां। अब देखते हैं विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो विधि बनाने से संबंधित होंगी। शब्द से ही पता चल रहा है कि क्या है वो? विधायी शक्तियां हैं। ठीक है, अब सब जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के अभिन्न अंग हैं।
ठीक है। राष्ट्रपति के संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे प्रमुख अंग हैं राष्ट्रपति। यानी जब तक राष्ट्रपति जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होके आता है और राष्ट्रपति जब तक उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तो वो कानून नहीं बनता है। तो ये उनकी क्या है? एक विधायी शक्ति है, वो संसद के क्या है? अभिन्न अंग हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपति की सबसे बड़ी विधायी शक्ति है वो है अध्यादेश जारी करना। ठीक है, क्या करना? अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 123 के अंतर्गत करते हैं। और अध्यादेश कैसे जारी किया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा या फिर कोई एक सदन, ठीक है, ये 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, या कोई एक सदन अपने सेशन में, अपने सत्र में न हो और ऐसी कंडीशन में देश के लिए आवश्यक हो कि हमें एक कानून की आवश्यकता है, ठीक है, वो कानून बहुत जरूरी है और वो बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये जो नियम होगा ये बिल्कुल वैसा ही होगा, ये कानून भी वैसा ही होगा जैसे संसद द्वारा पारित होता था, वैसे ही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इससे कम नहीं, वैसी ही वैल्यू होगी। तो ये जो कानून बनता है ये राष्ट्रपति 6 सप्ताह के लिए बनाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब तक दूसरा सत्र शुरू होता है, जो सदन आता है सत्र में, सेशन में, उसको ये पारित करना होता है। ठीक है, तो अगर ये आगे पारित हो गया है तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा वो 6 मंथ का हो जाएगा और इसको बढ़ा दिया जाएगा और 6 हफ्ते में क्या होगा, उस सदन को उसे पास करना होगा। तो अगर टोटल ड्यूरेशन पूछी जाएगी कि अध्यादेश का पूरा टाइमिंग क्या है, तो तब 7.5 महीने होगा। कैसे? जैसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है प्लस 6 जो वीक थे, तो 7.5 महीने। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी थोड़ा चेंज करके आता है इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। लेकिन अगर 6 सप्ताह भी अध्यादेश रह सकता है और 6 महीने भी या 7.5 महीने भी, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है वो डिपेंड करता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगर कभी पूछा जाए कि राष्ट्रपति की सबसे बड़ी विधायी शक्ति कौन सी है, सबसे स्ट्रांग जो उनका एक पावर है, तो विधायी शक्ति के अंतर्गत उनका यही है, अध्यादेश जारी करना। ठीक है, ये सबसे बड़ी उनकी पावर है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। कैसे? जब पहला सेशन, पहला सत्र शुरू होता है वर्ष में, तो उसको भी संबोधन कौन करता है? राष्ट्रपति उसका संबोधन करते हैं। इसके बाद जब नई सरकार बनती है या निर्वाचन होते हैं, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो संसद का क्या करते हैं? ये संबोधन करते हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे, जब सत्र बुलाए जाते हैं, जब प्रथम सत्र या द्वितीय सत्र जब चलते हैं, बुलाए जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, तो वो भी कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, जो 2 सत्र होते हैं, जो 2 सेशन होते हैं, इनके बीच जो टाइम पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन गैप होती है जो, वो भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति उसके लिए सत्रावसान करते हैं कि इसमें कितना टाइम होगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो लोकसभा को विघटित करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब वैसे तो आप जानते हैं कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इससे पहले भी इसे क्या कर सकते हैं? विघटित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो विधायी शक्ति के अंतर्गत जब कोई साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति एक ज्वाइंट मीटिंग, एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अब उस अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो जब ये बैठक, संयुक्त बैठक की जाती है, तो ये संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर की जाती है। आप देख रहे हैं हर पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर टाइप जितने भी हम पॉइंट बोल रहे हैं वो सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक
किस प्रकार के विधेयक में बुलाई जाती है? तो किस प्रकार? साधारण विधेयक पर। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इस मीटिंग की लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सांसदों को नियुक्त करना। ठीक है, सांसदों को नियुक्त करना यानी कौन से सांसद? जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। वैसे ही राज्यसभा में भी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, इन 4 फील्ड में राष्ट्रपति क्या करते हैं? विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं। यानी जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य संसद में, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट उनकी विधायी शक्ति है कि विधेयकों को अनुमति देते हैं। मैंने अभी पहले भी बताया कि जब वो संसद के अभिन्न अंग है तो इसी प्रकार से हैं कि जब वो क्या करते हैं? किसी विधेयक को क्या करते हैं? स्वीकृति प्रदान करते हैं। उसके बाद वो क्या बनता है? कानून बनता है। ठीक है, अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। अगर वो इसमें स्वीकृति नहीं देते हैं तो वो कानून समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो कानून आगे नहीं बढ़ेगा। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो जो कैग है, अभी आपने देखा ऊपर, कैग है, यूपीएससी है, वित्त आयोग है, ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। किसके सामने? संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं। और किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, ये अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं संसद के सामने राष्ट्रपति की अनुमति से करते हैं। अगर यहाँ पर एक और है इनकी विधायी शक्ति राष्ट्रपति की, कि जब राज्य विधानमंडल से, ठीक है, जब राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है स्वीकृति के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसमें राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति भी दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपनी स्वीकृति भी दे सकते हैं, अपनी स्वीकृति नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाए राज्य विधानमंडल में। अगर वो चला जाता है पुनर्विचार करने के लिए और फिर पुनर्विचार करके पास होके वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास, तो अब भी राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अपनी स्वीकृति दें और चाहे तो वो अपनी स्वीकृति ना दें। यहाँ पर उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जब राज्य विधानमंडलों से कोई भी विधेयक आएगा और पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अपने हस्ताक्षर करें या ना करें। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ संसद की, भारत की विधायिका की हम बात करें जो देश के लिए विधि बनाती है, अगर यहाँ की हम बात करें, जब राष्ट्रपति पर ऐसे विधेयक उनके पास पहुंचते हैं और अगर राष्ट्रपति ने संसद को ऐसा विधेयक वापस किया है, पुनर्विचार के लिए किया है, और अगर संसद से वो विधेयक फिर से पारित होके आ जाता है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं करेंगे, संसद वाले विधेयक पर वो हस्ताक्षर करेंगे अगर वो पुनर्विचार करके आ जाता है तो, पारित होके। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत जरूरी और ध्यान देने योग्य बात है। चलिए अब देखते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी वित्तीय शक्ति कौन कौन सी है। वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंस से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है, तो इसमें जितनी भी शक्तियां आएंगी वो वित्त से रिलेटेड आएंगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति हैं जैसे धन विधेयक है, धन विधेयक का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है? आर्टिकल 110 में किया गया है। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे, जब धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, तो किसकी अनुमति से किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहीं पे मैं अगर आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक को पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको किया जाता है केवल लोकसभा में प्रस्तुत। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं जो धन विधेयक होता है ये कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं कि धन विधेयक पुनर्विचार के लिए जाता है या नहीं जाता है, तो धन विधेयक कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं जाता है।
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जो बजट होता है, जो एनुअल बजट होता है, उसको भी प्रस्तुत करने की जो अनुमति लेते हैं वित्त मंत्री, वो किससे लेते हैं? राष्ट्रपति से लेते हैं। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई अनुदान की मांग है, कोई सब्सिडी की मांग है, भारत में अगर किसी सरकार कोई सब्सिडी देना चाहती है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति बहुत आवश्यक है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आकस्मिक निधि है, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है संविधान में? आर्टिकल 267 में। तो ये जो आकस्मिक निधि है, इसके लिए भी स्वीकृति किसकी है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगर इसमें आकस्मिक निधि में क्या किया जाता है, इसका मतलब है कि जब इमरजेंसी में हमें ऐसा धन चाहिए होता है, ठीक है, जिसका उपयोग किया जा सके, तो जब संसद में इसको प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पारित होना एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए आकस्मिक निधि को बिना संसद से पारित किए हुए भी राष्ट्रपति की अनुमति से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आकस्मिक निधि है वो राष्ट्रपति की अनुमति से प्रयोग की जा सकती है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 267 में, जिसका उल्लेख किया गया है। और हम देखते हैं एक वित्तीय बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है राष्ट्रपति की, जो वित्त आयोग का गठन है। मैंने पहले ही बताया, जो वित्त आयोग का गठन है वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो धन का बंटवारा किया जाता है वो वित्त आयोग के माध्यम से ही किया जाता है। जो वित्त आयोग है, इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके सदस्य हों, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? अध्यक्ष और सदस्य की राष्ट्रपति ही करते हैं। और काम क्या होता है वित्त आयोग का? राजस्व का बंटवारा करना, किस किस के बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। तो ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब आ जाती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ठीक है, कि न्याय से रिलेटेड उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ उनको हटाने की भी शक्ति कौन रखते हैं? राष्ट्रपति रखते हैं। ठीक है, और अगर आप यहीं पर देखेंगे तो जो राष्ट्रपति हैं वो एक सलाह भी ले सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो किससे सलाह ले सकते हैं, तो वो सलाह किससे लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से, केवल सुप्रीम कोर्ट से। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 143 143 के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति। किससे सलाह लेते हैं वो? सुप्रीम कोर्ट से। संवैधानिक मामलों में क्या लेते हैं वो? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। अगर वो संवैधानिक मामलों में सलाह ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती बाध्य है कि आपको सलाह देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दें, चाहे तो नहीं दें, अगर उनके दायरे में है वो चीजें, तो अगर वो उस हिसाब से सोच पाए। और राष्ट्रपति भी यहाँ पर कोई बाध्य नहीं है कि वो उस सलाह को माने। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे भी दी है तो वो कोई बाध्यकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको यहीं पे एक और चीज डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आर्टिकल 432 पार्ट 2 के अंतर्गत, अगर आर्टिकल 143(2) के अंतर्गत कोई सलाह मांगी जाए, ठीक है, और वो सलाह किस प्रकार की होगी? जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले की कोई कंडीशन हो, उस पर अगर सलाह मांगी जाती है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, तो अब सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बाध्यकारी है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 143(2) के अंतर्गत बाध्यकारी है। लेकिन सिंपल जो आर्टिकल 143 है, इसमें कोई भी शक्ति क्या है? सलाहकारी शक्ति, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सलाहकारी शक्ति आर्टिकल 143 में है, किसके द्वारा दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और किसके द्वारा मांगी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और बाध्यकारी नहीं है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जिसके अंतर्गत आती है क्षमादान की शक्ति। शब्द से ही पता चल रहा है किसी को क्षमा करना, ठीक है। अगर किसी को मृत्यु दंड की सजा दी है तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। यानी जो भारत का भूभाग है, जो भारत का क्षेत्र है और भारत की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार है, ठीक है, जहां तक कार्यपालिका है वहां तक राष्ट्रपति उनकी सजा को क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। साथ ही जो सैन्य न्यायालय होते हैं, इनके द्वारा कोई सजा दी गई है तो राष्ट्रपति इसे भी क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। और साथ ही साथ मैंने कहा कि जो मृत्यु दंड है उसको भी क्षमा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के अंतर्गत। इस क्षमादान में ये क्षमा जो सजा है उसको पूरी क्षमा भी कर सकते हैं, सजा को कम भी कर सकते हैं या उसको विराम भी कर सकते हैं, उसका लघुकरण परिहार कर सकते हैं, उसकी सजा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत, क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत। तो ये थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, ठीक है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हमने देख ली। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है उनको हम देखेंगे तो राष्ट्रपति को यहाँ पर 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। पहली है राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति, ठीक है। दूसरी है राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। एक एक करके हम देख लेते हैं। पहली जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति है राष्ट्रपति को, वो किस कंडीशन में है, अगर युद्ध हो गया है, ठीक है, युद्ध भारत का किसी देश के साथ हो गया है या किसी अन्य देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया है या भारत में ही सशस्त्र विद्रोह हो गया है, यानी 3 कंडीशन इसकी होंगी। कौन कौन सी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन 3 के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को लगाते हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में, वो लगा था आंतरिक विद्रोह के आधार पर, ठीक है, आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगा था। लेकिन जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1978 में, तो अब जो आंतरिक विद्रोह शब्द है इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है। क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द। मैं इसलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किस संवैधानिक, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आंतरिक विद्रोह शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया था, तो वो था 44वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। तो अब कारण क्या होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आर्टिकल कौन सा, 352, ठीक है। तो भारत में अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं वो 3 बार लगे हैं। पहला तब लगा था जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था 1962 में। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब लगा था पहला राष्ट्रीय आपातकाल, 1962 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971, उस टाइम पे भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1975 में जब आंतरिक विद्रोह होने लगा था, तो इस आधार पर भी क्या लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 3 बार लगा, ठीक है। तो ये था। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन। जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ये राज्यों में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, राज्यों में। जब किसी भी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र होता है, यानी वहां की सरकार डामाडोल होती है, बार बार गिरती रहती है और वहां पर एक स्पष्ट बहुमत नहीं होता है और वो सरकार नहीं चला पाते हैं, इस प्रकार से उनका जो संवैधानिक तंत्र होता है वो विफल हो जाता है। तो इस कंडीशन पे राज्यपाल राष्ट्रपति को कहते हैं कि राज्य में क्या लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 356 यानी
56 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, भारत में अभी तक 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया था वो पेप्सू पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वित्तीय आपातकाल। जो वित्तीय आपातकाल है वो लगाया जाता है आर्टिकल 360 यानी 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है वो उस कंडीशन में लगाया जाता है जब देश की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं हो, कोई वित्तीय आपदा आ गई हो, लेकिन भारत में कोई भी कंडीशन रही हो, लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वित्तीय आपातकाल है जो 360 के अंतर्गत लगाया जाता है ये भारत में कितनी बार लगा है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे 2 बार, 3 बार, 1 बार, 0 टाइम। तो आपको 0 टिक करना है क्योंकि अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है भारत में। तो ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। इसी के बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो कूटनीतिक शक्ति होती है, डिप्लोमेटिक पावर्स जो होती हैं, राजनयिक शक्तियां जिन्हें कहते हैं, तो आप देखेंगे जो राष्ट्रपति होते हैं, जो हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, संधि और समझौते होते हैं, वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और राष्ट्रपति ही पूरे जो विश्व होता है उसमें भारत का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे जो हम राजदूत नियुक्त करते हैं अन्य देशों में भारत के, या अन्य देशों से भारत में जो राजदूत आते हैं, उच्चायुक्त आते हैं, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और अन्य देशों से जो राजदूत आते हैं उनका स्वागत भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्या है? कूटनीतिक शक्तियां हैं। यानी इसमें जो क्वेश्चन आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते होते हैं वो किसके नाम पर किए जाते हैं? तो किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, एक आ जाती है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। ठीक है, सेना से रिलेटेड राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं? तो आप सब जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों शक्तियों के, तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। और इन तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों को जो नियुक्त करता है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को। साथ ही साथ अगर युद्ध की घोषणा करना है और युद्ध समाप्ति की घोषणा करनी है तो वो भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की क्या है? सैन्य शक्तियां हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे इनकी शक्ति में, वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर। तो जो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइप की वीटो पावर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर है। अगर आप देखेंगे तो संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन वास्तविक में इसका प्रयोग किया जाता है। वास्तविक धरातल पे राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? उसी अनुच्छेद के अंतर्गत जिस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को स्वीकृति देते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 के अंतर्गत वीटो पावर किसकी है? राष्ट्रपति की। देखिए, भारत में एक मिलती है निरपेक्ष वीटो। राष्ट्रपति एक निरपेक्ष वीटो का प्रयोग करते हैं। ये एब्सोल्यूट वीटो है, यानी जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पारित होके जाएगा तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर चाहे तो अपनी स्वीकृति न दें। उनकी ये क्या है? एब्सोल्यूट पावर है, वीटो है उनके पास ही। ऐसा किया था 1954 में। 1954 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ऐसा किया था जब पेप्सू एक्ट आया था, पंजाब जो संयुक्त राज्य था पंजाब, उससे रिलेटेड जो एक्ट आया था उसमें निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगर आप देखेंगे दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो।
ठीक है, इसको कहते हैं विलंबकारी, यानी कुछ टाइम देर लग रही है इसमें, है ना, जो कार्य हो रहा है उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जा रहा है, तो इसको नाम दिया गया है विलंबकारी वीटो। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? जब संसद से यानी लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है सिग्नेचर के लिए, साइन के लिए, तो राष्ट्रपति उस पे विचार करते हैं और अगर उनको कुछ कमी लगी तो वो कहते हैं कि इसको क्या किया जाए, पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाए। तो ये क्या है, थोड़ा सा विधेयक में क्या हो रही है, विलंब, देर हो रही है, तो राष्ट्रपति की कौन सी पावर है, निलंबनकारी पावर है। इसमें अगर आप देखेंगे ये पुनर्विचार के लिए विधेयक भेजा जाता है और इसमें राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करते हैं, इन वीटो पावर में अगर आप देखेंगे, ठीक है, ऐसा कार्य किया है, यानी जो विधेयक हैं उनको पुनर्विचार के लिए भेजा है अभी तक। अगर आप देखेंगे 1998 में के.आर. नारायण जी ने इनको वापस भेजा था पुनर्विचार के लिए, जब उनके पास एक विधेयक आया था कि यूपी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तो उन्होंने संसद को ये पुनर्विचार के लिए भेजा था। इसके बाद एक निलंबकारी वीटो का प्रयोग किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में, जब उनके पास एक विधेयक आया था कि सांसदों का जो पद है, कौन सा पद लाभ का है और कौन सा नहीं है, इससे रिलेटेड जो विधेयक उनके पास आया था, तो इसको भी एपीजे अब्दुल कलाम ने पुनर्विचार के लिए भेजा था। तीसरा वीटो आ जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास, पॉकेट वीटो, नाम से ही पता चल रहा है, जेवी वीटो है ना, पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति के पास लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उन पर अपनी ना सहमति देते हैं और ना ही उसे ना करते हैं, बल्कि उसे कहाँ रख देते हैं, अपनी पॉकेट में, अपने पास सुरक्षित रख देते हैं। तो वो कौन सा है, उसे कौन सा नाम दिया गया है, वीटो पावर दिया गया है। और ऐसा किया था डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने, ये किया था 1986 में, जब उनके पास आया था डाक विधेयक, तो उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की कौन सी पावर है, ये वीटो पावर है। अगर क्वेश्चन आया, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन घुमा के आया कि राष्ट्रपति अपने वीटो का प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि कहीं भी ये लिखा नहीं गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आप सोचिएगा कि किस आधार पर करते हैं, तो वो जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 111। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। ये तो आपने देखी कि जो ज्यादातर जो शक्तियां थी वो राष्ट्रपति ने यूज करी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा, यानी जो मंत्रिमंडल की सलाह पर। अब कुछ ऐसी भी शक्तियां उनके पास हैं जिनका प्रयोग वो अपने विवेक से, अपने स्व विवेक से करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की अगर कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो नए प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, वो भी किससे, अपने विवेक से करते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे, जैसे हमने देखा कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए अगर भेजते हैं तो वो अपने स्व विवेक से भेजते हैं, इसके लिए उन्हें किसी मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता नहीं है, वो अपने विवेक से किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। अगर आप देखेंगे, जब सरकार अल्पमत में हो, ठीक है, जब सरकार अल्पमत में हो तो उस समय भी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह नहीं लेते हैं, उस समय भी जितने भी वो कार्य करते हैं अपने विवेक से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है लोकसभा चुनाव के बाद, तो राष्ट्रपति किसी भी दल को क्या दे सकते हैं, एक टाइम दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं कि आप अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो। साथ ही आप देखते हैं कि जो लोकसभा की जो टाइम होता है लोकसभा का, वो 5 साल होता है, लेकिन लोकसभा को राष्ट्रपति, अगर कोई जैसे अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, वो अपना बहुमत व अपना विश्वास अगर लोकसभा में खो चुके हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं 5 साल से पहले।
ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां जिनका प्रयोग राष्ट्रपति देश के संचालन में करते हैं। तो ये तो पढ़ी हमने शक्तियां। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कंडीशन किस प्रकार से आती है। इसके लिए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो किस कंडीशन में रिक्त होगा, है ना, उसको किस कंडीशन में खाली माना जाएगा। एक तो क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो, ठीक है, 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो। दूसरा हो सकता है कि राष्ट्रपति स्वयं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दें, तब भी उनका पद क्या होगा, रिक्त होगा। तीसरा हो सकता है कि राष्ट्रपति की यदि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए तब भी उनका पद क्या होगा, रिक्त होगा। चौथा हो सकता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को क्या कर दिया है, अवैधानिक घोषित कर दिया है, यानी उनका चुनाव जो हुआ है गैर तरीके से हुआ है, ठीक है, उनमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। तो 4 कंडीशन। और 5वीं कंडीशन क्या हो सकती है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की, वो हो सकती है कि अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो, क्योंकि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो किसके संरक्षण की लेते हैं, संविधान के संरक्षण की लेते हैं। तो अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उस आधार पर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, इम्पीचमेंट उन पे चलाया जाता है कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। और जो ये महाभियोग इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में, केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। ठीक है, और भी इस प्रोसेस से हटाए जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये सब भी महाभियोग से हटाए जाते हैं। लेकिन इनके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो रिमूवल शब्द का प्रयोग किया जाता है, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि आप पर क्या लगाया जा रहा है, महाभियोग लगाया जा रहा है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है लोकसभा और राज्यसभा, ये हमने माना है, सपोज दैट। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई जिस सदन ने, लोकसभा के 1/4 सदस्य जो प्रस्तावक हैं ये लेके आए क्या, महाभियोग। लेकिन इससे पहले ये राष्ट्रपति को सूचना देने जाएंगे 14 दिन पहले कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, आपने संविधान का उल्लंघन किया है। अब राष्ट्रपति चाहे, हमने लोकसभा लिखा है यहाँ पे, सदन कोई भी हो सकता है, हम मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब राष्ट्रपति चाहे तो खुद अपना पक्ष रख सकते हैं और या फिर अपने किसी भी अधिकारी या उनके द्वारा जो उनकी सफाई देने में आएगा तो वो अपना पक्ष रख भी सकते हैं और रखवा भी सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में जब 1/4 सदस्यों ने उन पे महाभियोग लगाया तो चाहे तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं या रखवा सकते हैं। उसके बाद जब वो अपना पक्ष रख के यहाँ पे चले गए हैं तो लोकसभा ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं, आपने संविधान का उल्लंघन किया है, हम इस बात को नहीं मानते हैं, जो आपने ये सफाई दी है, अपना पक्ष रखा है, हम उसको नहीं मानते हैं। तो अब लोकसभा क्या कर देगी, 2/3 विशेष बहुमत से इसको पारित कर देगी, जो महाभियोग का प्रस्ताव है इसको वो पारित कर देगी और कहाँ भेज देगी, राज्यसभा में भेज देगी। अब राज्यसभा सीधे विधेयक पारित नहीं करेगा, राज्यसभा यहाँ पर एक जांच कमेटी बिठाएंगे। ठीक है, जब राज्यसभा यहाँ पे एक जांच कमेटी बिठाएंगे तो उस जांच कमेटी में एक विधिक सदस्य भी होगा जिसे संविधान की और विधि का नॉलेज होगा। वो देखेंगे कि वास्तव में राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। यहाँ पर भी राष्ट्रपति अपना पक्ष या तो यहाँ रख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, वो कहीं भी अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है,
अब अगर राज्यसभा को लगा, जब ये अपनी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है और राज्यसभा को लगा जांच में कि राष्ट्रपति ने वास्तव में जो संविधान है उसका उल्लंघन किया है, तो अब राज्यसभा भी क्या करेगी, 2/3 विशेष बहुमत से जो विधेयक है उसको पारित कर देगी। और ये जो प्रक्रिया होगी, जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगी तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी वो पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। और राष्ट्रपति का जो पद है उसी समय से रिक्त माना जाएगा, ठीक है। ये तो कंडीशन है कि जब महाभियोग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो, ठीक है। अगर सपोज इट यहाँ पर जांच जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसने देख लिया कि यहाँ पर संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है, ठीक है, तो राज्यसभा क्या करेगी, अब इसको पारित नहीं करेगी, तो ये विधेयक यहीं पर समाप्त होगा। अब राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग नहीं चलेगा, ठीक है। और ये जो पूरी कंडीशन है कि किस प्रकार से महाभियोग चलाया जाता है अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो, तो ये हमने देख लिया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यानी न्यायालय इससे दूर है, और अगर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है तो राष्ट्रपति इसके बाद न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि उन पर महाभियोग लगाया गया है। साथ ही अगर आप देखेंगे जो महाभियोग है, इसमें इस प्रोसेस में जो मनोनीत सदस्य थे, जो 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्य थे, वो भी यहाँ पर मतदान करेंगे महाभियोग की प्रक्रिया में, ठीक है, यहाँ पर मतदान करेंगे, जबकि उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था। साथ ही अगर आपने देखा है कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी यहाँ आए थे राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन जब उन पे महाभियोग लगाया जाएगा तो तब वो सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, उनका मतदान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा कोई भी महाभियोग का विधेयक या प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, और जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में आ सकता है, ठीक है। एक सदन में आएगा, एक उसकी सुनवाई करेगा, और जब दोनों को लग जाएगा कि ये वास्तव में संविधान का उल्लंघन है, तो जब 2/3 विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा विधेयक, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पूरा हो जाएगा और राष्ट्रपति का पद उसी दिन से क्या हो जाएगा, रिक्त माना जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां, साथ ही साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसके बाद हम देखेंगे, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है एकदम साफ, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो भी सुनते रहिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूरा किस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियां बांटी गई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट वीडियो हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम एक साथ देखेंगे। बहुत छोटा से छोटा और बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए